ठीक है। नमस्कार साथियों, हमारी एक टैगलाइन है कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। नरसिम्हा फिजिकल एकेडमी करौली जो शानदार और बेहतरीन फिजिकल सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध करा रही थी, इसी कड़ी में हमने क्लासेज की श्रृंखला भी चालू कर दी है। आप घर बैठे हुए हमारी क्लास पढ़ सकते हैं। कल मैं आपके सामने जो लेकर के आया था, बहुत ही बायो का बहुत अच्छा पार्ट था, जिसका नाम था रक्त परिसंचरण तंत्र। उस रक्त परिसंचरण तंत्र का पार्ट 1 मैंने पहले पढ़ा दिया है। जो बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले पार्ट 1 जरूर देखें। वहां पर हमने पढ़ाया था कि रक्त की खोज कैसे हुई, परिसंचरण का जनक कौन है, उसके बाद में रक्त में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, रक्त का ठोस या सजीव भाग कौन सा होता है, निर्जीव भाग कौन सा होता है, प्लाज्मा का पूरा वर्गीकरण हमने वहां पर किया। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का वर्गीकरण भी हमने किया। कैसे होता है पित्त रस का निर्माण, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। कैसे बनता है रक्त का थक्का, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। और उसके बाद में हमने एक रोग के बारे में पढ़ा जिसका नाम था हीमोफीलिया। तो ये थी हमारी कल की क्लास। आज हम शुरुआत कर रहे हैं पार्ट 2 से। आज पार्ट 2 में हम परिसंचरण तंत्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। नाम है परिसंचरण तंत्र। एक बात मैंने आपको पहले बताई थी परिसंचरण के बारे में, कि परिसंचरण की सबसे पहले जो खोज है वो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। और उन्होंने कहा था कि मानव या जीवधारियों के शरीर में कुछ तरल पदार्थ दौड़ता रहता है और उसको उन्होंने परिसंचरण कहा। इसलिए परिसंचरण तंत्र का जनक जो है वो विलियम हार्वे को कहा जाता है। मेरे भाई, हमारे शरीर में दौड़ने वाला रक्त है, इस बात का पता कार्ल लैंडस्टीनर महोदय ने बताया। और उसके बाद में रक्तों के समूह की खोज हुई। रक्त समूह के बाद में आरएच फैक्टर की खोज हुई और उस प्रकार ये खोज आगे बढ़ती गई। आज आप और हम और हमारी जितनी भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सब जान चुके हैं कि हमारा इस प्रकार एक ह्यूमन बॉडी होता है। और इस ह्यूमन बॉडी में हमारा जो रक्त है, इस प्रकार की नलियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक, विभिन्न कोशिकाओं तक अपनी पहुंच निर्धारित करता है। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा जो रक्त है वो शरीर के अंदर बंद नलियों में घूमता है। इसलिए मानव का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो रक्त परिसंचरण तंत्र बेटा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। कौन सा होता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। याद रखना, ये सवाल आर्मी में पूछा गया है कि मानव के शरीर में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का है, तो आपको पता होना चाहिए वो है बंद परिसंचरण तंत्र। आप और थोड़ा सा इससे आगे मेरे से चर्चा करना चाहोगे तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसके अंदर नलियां नहीं होती है, डायरेक्ट रक्त भरा रहता है, उसको कहते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र तो हमारे जीवधारियों का जब वैज्ञानिक लोगों ने विश्लेषण किया तो 2 प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र उनको मिले। एक ऐसा रक्त परिसंचरण तंत्र जहां पर रक्त जो है नलियों के अंदर बह रहा था, उसको बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहा गया। और एक जगह ऐसी थी जहां पर कोई नलियां नहीं थी, डायरेक्ट शरीर के अंदर रक्त भरा हुआ था, उसको खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। यहां से एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है बेटा कि टिड्डा, टिड्डा जो एक जीव होता है, टिड्डा या कॉकरोच, कॉकरोच या घेंगा, इनके अंदर जो रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो मेरे भाई खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। डायरेक्ट एग्जांपल पूछ लेगा कि कौन से जानवर के अंदर खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो तीनों मेरे ये एग्जांपल आपको याद रखना। ठीक है बेटा, बात करते हैं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो मैंने आपको बता रखा है मनुष्य के अंदर कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब है मेरे बेटा कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है वो नलियों के द्वारा बहता है। किसके द्वारा बहता है बेटा? नलियों के। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं ये नलियां होती, और नलियों की यदि अपन बात करें तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं बेटा कि ये जो लाल कलर में आपको दिख रही है इनको हम कहते हैं आर्टरीज यानी धमनियां। क्या कहते हैं? धमनियां। और जो नीले कलर में आपको दिख रही है इनको हम कहते हैं वेन्स यानी सिराएं। क्या कहते हैं बेटा? वेन्स यानी सिराएं। एक बात याद रखना मेरे बेटा, सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ये नीली नीली इसीलिए दिखा रखी है कि इनमें जो रक्त होता है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली रहती है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और धमनी जो है उनका रंग लाल है, इनका मतलब इनमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, ऑक्सीजन वाला रक्त पाया जाता है।
जिसमें ऑक्सीजन मिला रहेगा वो शुद्ध होगा, और शुद्ध होगा तो रक्त उसका रंग होगा लाल, और अशुद्ध रक्त होगा तो वो थोड़ा नीला पड़ जाता है। इसलिए जो धमनियां हैं हमारी वो तो होती हैं लाल रक्त सहित लाल, और जिनमें अशुद्ध होता है उनको बोलते हैं सिराएं, और सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बोजेनेटिक रक्त पाया जाता है। बात समझ में आ गई। ये आगे जाकर के कोशिका तक पहुंचने से पहले ऊतकों में प्रवेश करती है, और ये कैपिलरीज में टूट जाती है, जिनको हम सिरिकाएं कहते हैं। जैसे यहां से देख रहे हो आप, ये सिरिकाएं जुड़ करके आगे चली जाती है। ठीक है, हम मेजरली बहुत छोटे स्तर पर पढ़ रहे हैं, आर्मी के लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो आर्मी के लेवल पर आपको इतना काफी है कि आप धमनी और सिराओं के बारे में याद रखें। तो दोनों रक्त परिसंचरण तंत्र, एक मेंढक का भी एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, मेंढक में भी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जितने भी स्तनधारी जीव हैं, कैसे जीव है बेटा? स्तनधारी जीव। स्तनधारी के अंदर जितने स्तनधारी जीव आपके आगे, जितने जानवर आगे, जितनी पक्षी आगे, सबके अंदर कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद रक्त परिसंचरण। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परिसंचरण के दो प्रकार हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि रक्त नलियां और सिरा और धमनी में क्या क्या अंतर होता है, तो थोड़ा सा डिनोट करके चलें। अब हम पढ़ रहे हैं सिरा और धमनी का अंतर। इधर मैं लिखूंगा सिरा के बारे में और इधर मैं लिखूंगा धमनी के बारे में। बेटा यहां से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा प्रकट हो जाती है, इसलिए अपन इसको बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। छोटी बात है और आर्मी में बहुत छोटे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब मानव का चित्र बताया था थोड़ी देर पहले, तो उसमें मैंने कहा कि भाई कुछ नलियां ऐसी हैं जो लाल कलर की हैं और कुछ नलियां ऐसी हैं जो नीले कलर की हैं। इन लाल कलर की नलियों को क्या बोला जाएगा? धमनी। क्या बोला जाएगा बेटा? धमनी। धमनी का रंग कैसा होता है? लाल रंग की होती है। पहला सवाल तो यही। और सिरा का रंग कैसा होता है? तो नीले रंग की क्या होती है बेटा? सिराएं। पहली बात आपके समझ में आ गई। दूसरी बात, सिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त पाया जाता है। कैसा रक्त पाया जाता है बेटा? अशुद्ध का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अशुद्ध का मतलब शरीर के अंदर जो अशुद्धियां हैं वो रंजक या गैसीय अशुद्धियां होती है। ऐसा नहीं है कि रक्त में केरोसिन मिला रखा होगा गुरुजी, है पेट्रोल इथेनॉल कुछ मिला रखा होगा। शरीर के अंदर क्या मिलेगा? या तो गैसीय अशुद्धि या रंजक अशुद्धि। तो जिसमें गैसीय अशुद्धि, और गैस में भी कौन सी गैस? CO2 वाला जो रक्त होगा उसको क्या कहेंगे? अशुद्ध रक्त। और कहां पाया जाता है भाई? सिरा में। और सिरा का रंग कैसा होता है भैया? ठीक है, इनमें कौन सा, धमनी में कौन सा रक्त पाया जाता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध का मतलब कौन सा? O2 युक्त यानी ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त इसमें रहता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए पॉइंट नंबर तीसरी पर एक बात थोड़ा सा देखिए, इनकी जो मांसल गुहा है ये मोटी होती है। कैसी होती है बेटा? मोटी होती है। और इनकी जो मांसल गुहा है इसके बीच में बाल्ब पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाल्ब। तो सिरा की, ये सिरा थी, सिरा की गुहाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं बेटा? बाल्ब पाए जाते हैं। और इनकी गुहा के बीच में कहीं कोई बाल्ब नहीं दिख रहा है, सीधा खोखला पाइप होता है। इनके अंदर बाल्ब नहीं पाए जाते हैं। धमनी में बाल्ब नहीं पाए जाते हैं, जबकि सिरा में बाल्ब पाए जाते हैं। एक बात और यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ये मोटे पाइप होते हैं। कैसे होते हैं? मोटे। यानी कि इनका जो व्यास है वो ज्यादा मोटा होता है, और उनका व्यास कैसा होता है बेटा? पतला होता है। एक लास्ट बात और मेरी सुन लेना, ये छोटी छोटी मैं समझा के लिख नहीं रहा हूं, समझा के बता रहा हूं। इनके अंदर ब्लड का जो प्रेशर है उसका मापन किया जाता है। बीपी हमेशा किसमें मापन किया जाता है? धमनी में। किसमें किया जाता है? और ये धमनी शरीर के अंदर होती है मेरे भाई, बहुत ज्यादा अंदर धसी हुई रहती है। जैसे यहां देख रहे हो, ये आउटर साइड में ऊपर जो दिख रही है वो सिरा है नीली नीली, और ये अंदर धसी हुई रहती है। हाथ के अंदर जो ये धमनी है, हमारा बीपी हमेशा यहां से मापा जाता है। ये ब्रोकियल धमनी होती है। कौन सी होती है? ब्रोकियल धमनी। बीपी का मापन कौन सी धमनी में किया जाता है? तो ब्रोकियल में। बाहर से नजर नहीं आएंगे लाल कलर में, क्योंकि ये शरीर के अंदर धसी रहती है। और मेरे भाई ये जो सिराएं हैं, आप अच्छे से अपना हाथ करके देखेंगे तो बाहर ये वही सिराएं जिनमें आपके इंजेक्शन ठुसेड़ दिया जाता है। क्या ठुसेड़ा जाता है? इंजेक्शन, है ना। दवाई सीधी यहाँ सिराओं में डाल दी जाती है, क्योंकि दवाई भी अशुद्ध प्रकार की रहती है, कुछ न कुछ उसमें
केमिकल्स मिले होते हैं तो वो सिराओं में डाली जाती है। ठीक है, चलिए यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी कि धमनी और सिरा में क्या अंतर है। अब अपन चलते थोड़ा सा और आगे। कल जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था उसके बारे में एक बार, तीनों के अंदर क्या क्या अंतर होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसकी तुलनात्मक सारणी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि तुलना में कई बार आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं। उपनाम पूछता है आरबीसी का, आप बता देते हैं प्लेटलेट्स का। तो एक बार मैं यहां पर सारी चीजें एक बार दोबारा इंडिकेट कर देता हूं। ये आरबीसी है मेरे भाई, लाल रक्त कणिका इसका नाम है। ये डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कणिका है क्योंकि दिखने में सफेद है। ये लाल है इसलिए लाल रक्त कणिका है। और ये प्लेटलेट्स है मेरे भाई इस प्रकार, जिसका आकार डिस्काइड होता है, इसका आकार उभयावतल होता है और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट। क्या नाम होता है बेटा? इरिथ्रोसाइट। बहुत बार पूछा गया है कि आरबीसी का उपनाम क्या है, तो बेटा याद रखना इरिथ्रोसाइट है। इसका डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम है बेटा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, इसको हिंदी के अंदर भक्षाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्षाणु, क्योंकि इसका काम ही है बाहर से आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया के ऊपर प्रहार करना, ताकि हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं हो। तो इसको भक्षाणु कहा जाता है। जैसे ही कोई वायरस आता है हमारे शरीर में, ये उसका भक्षण कर देती है। और तीन इसके अन्य नाम भी मैं आपको बताता हूं कि जब ये मारती है, इस कारण इनको रोगाणुओं का भक्षक कहते हैं, शरीर का रक्षक कहते हैं और रक्त का पुलिसमैन कहते हैं। तीनों ही सवाल पूछे गए। ये एरिथ्रोसाइट हो गई, ये ल्यूकोसाइट हो गई, और इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम होता है बेटा? थ्रोम्बोसाइट। तीनों के उपनाम मैंने आपको यहां पर लिखा दिए हैं। इसका नाम हुआ एरिथ्रोसाइट, इसका नाम हुआ ल्यूकोसाइट और इसका नाम हुआ बेटा थ्रोम्बोसाइट। तीनों नाम याद रखना। यदि निर्माण की बात करें कि इनका निर्माण कहां होता होगा, तो मेरे भाई बता देता हूं, इसका निर्माण भी कहां होता है? अस्थि मज्जा में। कहां होता है? अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। इसका निर्माण भी बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में, और इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। तीनों का निर्माण कहां होता है बेटा? अस्थि मज्जा में। मृत्यु, आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? प्लीहा में। मैंने एक बात भी बताई थी लास्ट वीडियो में कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। जैसे अपने आदमी मर जाता है उसको कब्रिस्तान ले जाते हैं, तो आरबीसी मर जाती है तो वो जाती है प्लीहा के पास में, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। ये बात याद रखना। डब्ल्यूबीसी भी प्लीहा में केवल एकमात्र डब्ल्यूबीसी है जिसका नाम है लिम्फोसाइट। ये अपवाद है, याद रखना। लिम्फोसाइट नामक जो डब्ल्यूबीसी है, और इस लिम्फोसाइट की मृत्यु होती है थाइमस में। अच्छे लेवल पे 2-3 बार ये सवाल पूछा गया था कि डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट टाइप की जो डब्ल्यूबीसी होती है उसकी मृत्यु कहां होती है? थाइमस में। बाकी अन्य जो डब्ल्यूबीसी है उनकी मृत्यु प्लीहा में ही होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु भी कहां होती है बेटा? प्लीहा में ही होती है। चलिए संख्या की बात करें तो मैंने बता रखी है आरबीसी की जो संख्या है वो कितनी है बेटा? 3 से 5 मिलियन के लगभग होती है। मैं आपको जो भी फैक्ट बताऊंगा वो एनसीईआरटी के बताऊंगा। किताबों में आपको 55 लाख, 60 लाख और 65 लाख भी बता रखी है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसमें 3 से 5 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 30 से 50 लाख होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कहीं कहीं 7 से 10,000 लिखी मिलती है, कहीं कहीं 8 से 11,000 मिलती है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 7 से 11,000। प्लेटलेट्स की संख्या होती है बेटा 1.5 से 4.5 लाख। सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, एक एक डाटा। जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल होता है बेटा 120 दिन। बहुत बार पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो मेरे भाई 120 दिन का होता है। कितना होता है बेटा? 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 7 से 10 दिन, और प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। मैंने जब कल पढ़ाया था तब बताया था कि 2 रोग ऐसे होते हैं, एक डेंगू और एक चिकनगुनिया। उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम पड़ जाती है। आपके परिवार में किसी को डेंगू हुआ हो
तो आपने सुना होगा कि उसकी प्लेट कम पड़ गई। क्या कम पड़ गई बेटा? प्लेट। और उसको पपीते के पत्ते का रस और काली बकरी, काली का मतलब तोतली नहीं, ब्लैक कलर की बकरी का दूध भी पिलाते हैं। वैसे प्लेटलेट्स अपने आप को 3 से 5 दिन में रिकवर कर लेती है। तो जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन। मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य से पहले आप एक बार आकार को पढ़ो, तो आपको मुख्य कार्य समझ में आएगा। आकार इसका होता है बेटा उभयाव तल। कैसा होता है? उभयाव तल। एक बार समझने का प्रयास करें। जैसे ये WBC है, दो हमारी ये कटोरियां हैं, इसके जैसी होती है। और मेरे भाई ध्यान से समझना, इस आकार को कहते हैं उभयाव तल। और इस उभयाव तल के बीच में दो चीजें विराजमान होती है। यहां पर ऐसे डॉट डॉट की संरचना में एक तो हमारा रहता है बेटा हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये हमारा ठोस भाग है। जैसे ही प्लाज्मा आगे बढ़ेगा वैसे ही आगे बढ़ेगी, प्लाज्मा में पड़ी रहती है। अब जैसे ही आगे बढ़ेगी तो ये आगे जाती है, तो हीमोग्लोबिन इनके साथ साथ में आगे चलता है। अब हीमोग्लोबिन भी अकेला नहीं जाता, हीमोग्लोबिन अपने कंधे पर ऑक्सीजन को चिपका लेता है। और मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को साथ में लेकर के जाता है, परिवहन करता है। तो इसका कार्य ही हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। WBC का कार्य क्या हो जाएगा? O2 का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक और इसकी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जो मैं यही बता देता हूं। आरबीसी के ऊपर यहां पर आरबीसी की सतह पर एक चीज पाई जाती है जिसका नाम है एंटीजन। क्या नाम है बेटा? एंटीजन। और एंटीजन में 2 एंटीजन होते हैं, ए और बी। और इससे रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। जिसके आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए, उसका रक्त समूह ए, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। जिसकी आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी, उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बेटा बी। जिसकी आरबीसी की सतह पर दोनों एंटीजन, उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और जिसकी आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन नहीं, उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। यानी कि 4 ब्लड ग्रुप इस एंटीजन से बनते हैं। और एंटीजन हमेशा किसकी सतह पर होता है मेरे भाई? याद रखना, आरबीसी की सतह पर। इसका आकार हुआ उभयाव तल, कार्य हुआ ऑक्सीजन का परिवहन करना। यदि हम बात करें WBC, तो WBC का मुख्य कार्य मैंने आपको बता दिया कि भाई ये क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। जीवाणु जो आते हैं उनका भक्षण करती है। तो कार्य हो गया रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ठीक है। और यदि इसके आकार की बात करें तो कोई निश्चित आकार नहीं होता है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होगा? प्लेटलेट्स का कार्य होगा बेटा रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। ब्लड क्लॉट के निर्माण की प्रक्रिया यही से चालू होती है। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, एक मेरा प्रश्न है आप सबके लिए जो भी मेरे को देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। रक्त का थक्का जब रक्त शरीर से बाहर आता है तो हवा के संपर्क से, और उसमें फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होता है उससे, एक विटामिन के होती है उससे, ये 3-4 चीजों से मिलकर के बनता है, एक प्लेटलेट्स होती है। ठीक है। शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। तो सवाल मेरा ये है, आप याद रखना कि शरीर के अंदर नलियों में रक्त जम जाए तो नली ब्लॉक हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाएगा। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाला जो पदार्थ है बेटा, उसका नाम होता है हिपेरिन। याद कर लेना, नोट कर लेना। और उस हिपेरिन का निर्माण लीवर के द्वारा किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका कार्य हो गया रक्त का थक्का जमाना। और इसका जो आकार होता है वो होता है डिस्कॉइड आकार, डिस्कॉइड आकार। ठीक है। तो यहां तक की जो बात है, उम्मीद है कि आपके सबके समझ में आ गई होगी। सारे की सारी जो टेबल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आती है। एक बार आप इसको बहुत अच्छे से वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके 2-3 बार देखें और लर्न करें। चलिए आगे ले चलता हूं आपको। रक्त समूह जैसा मैंने आपको बताया था, एंटीजन, इससे रक्त समूह का निर्धारण होगा एंटीजन से। और एंटीजन की यदि अपन बात करें तो ये पाए जाते हैं आरबीसी की सतह पर। किसकी सतह पर बेटा? आरबीसी की सतह पर। एक सवाल तो यही बन गया कि एंटीजन मिलता है आरबीसी की सतह पर। जिसके शरीर में आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। जिसके आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। जिसकी आरबीसी की सतह पर दोनों एंटीजन, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसकी आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन नहीं होता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है बेटा? ओ। बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी पाई जाती है प्लाज्मा की सतह पर। किसकी सतह पर बेटा? प्लाज्मा की सतह पर।
और बात करें पर प्लाज्मा की सतह पर एंटीबॉडी पाई जाती है। ये एंटीबॉडी रक्त के आधार प्रदान में काम करती है। एक और बात ध्यान से समझना, एंटीजन को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, लेकिन सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी किसी आदमी के शरीर में नहीं रहते। यदि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है मेरे भाई। अब आप यहां देख रहे होंगे ए वाला ब्लड ग्रुप है, इसका पता बताएगा एंटीजन, यानी एंटीजन जिसमें ए है उसके शरीर में एंटीबॉडी बी है, स्मॉल में लिखनी पड़ेगी। और जिसके शरीर में एंटीजन बी है उसके एंटीबॉडी ए है। जिसके शरीर में दोनों एंटीजन है उनके शरीर में एंटीबॉडी मिलती ही नहीं है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि वह व्यक्ति जिसके शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ध्यान रखना एंटीबॉडी नहीं है इसका मतलब एंटीजन दोनों होंगे ए बी, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, ए बी होगा। ध्यान, ऐसे सवाल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो यहां तक की बात आपके समझ में आई, एंटीजन और एंटीबॉडी। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी ए बी दोनों है इसका मतलब उसके एंटीजन नहीं होगा, ये पक्की बात है। अब नेक्स्ट बात आती है कि किससे रक्त ले सकता है। रक्त समूह जिसका ए है, ब्लड ग्रुप जिसका ए है किसी व्यक्ति का, तो वो किस किस से रक्त लेगा, तो ओ वाले रक्त समूह को कहा जाता है सर्वदाता। क्या कहा जाता है, सर्वदाता। रक्त समूह ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, सभी को रक्त दे सकता है। तो भैया ए वाला ए से तो लेगा ही और ओ से ले सकता है, बी वाला बी से तो लेगा ही, ओ से भी ले सकता है क्योंकि वो तो सबको दे सकता है। जिसके ए बी है वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ बी ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, यानी सभी से ले सकता है। सभी से लेगा इसका मतलब ये यूनिवर्सल ग्राही है, सर्वग्राही। तो ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। ये दोनों सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, ओ, ये सभी को दे सकता है, और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ए बी, यानी कि ये सभी से रक्त ले सकता है। दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। और ओ केवल ओ से ही रक्त ले सकता है, दे तो सबको सकता है लेकिन लेगा किससे बेटा, ओनली ओ से। किसको देगा, ए रक्त समूह ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बी रक्त समूह बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ए बी रक्त समूह सॉरी हाँ ए बी रक्त समूह किसको देगा, ए बी को, और ओ तो भैया सबको देने वाला है, तो ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। बेहतरीन तरीके से 3-3 रिपीटेशन के साथ में यदि आपको तैयारी की जरूरत है, आप आर्मी अग्निवीर की, आप एयरफोर्स की, आप नेवी की, टीए भर्ती की या सेना संबंधी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको इस मन से आश्वस्त कर रहा हूं कि आपको बेहतरीन क्वालिटी के साथ में एजुकेशन दी जाती है नरसिम्हा फिजिकल एकेडमी करौली में। आप यदि चाहते हैं कि आपके भी सीने पे इसी सत्र में वर्दी लग जाए तो निश्चित रूप से आप नरसिम्हा एकेडमी करौली को ज्वाइन करना ना भूलें। चले अपन आगे जी। अब बात करते हैं अपन ह्यूमन हार्ट की, यानी मानव हृदय की। चलो मानव हृदय के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारियां हैं, वो अपन पहले समझते हैं। हालांकि हृदय की जो संरचना है बेटा वो थोड़ी जटिल संरचना होती है। 1 मिनट में ह्यूमन हार्ट पे ले लेता हूं, आपको इसका चित्र बता देता हूं और फिर उसके बाद में अपन चलेंगे थोड़ा सा आगे। ह्यूमन हार्ट के बारे में यदि अपन बात करें तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो होता कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का होता है हमारा हार्ट। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं और बहुत बड़ा हो जाएगा, और छोटा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट। आगे भी मैं ले लेता हूं एक कोष्टक में हार्ट को, रियल इमेज, और दोनों पे अपन चर्चा करेंगे। यहां से जो भी प्रश्न आपके बनते हैं उन पे भी अपन चर्चा करेंगे। इसको अपन ले लेते हैं यहां पर, ठीक है, और अभी अपन पढ़ रहे थे यहां पर। चलिए हाँ जी, यहां पर अपन पढ़ रहे थे और अपन ने देखा था ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय। मानव के हृदय की बात करें तो बेटा हृदय एक्चुअल में तो होता है ऐसा जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। यहां से कुछ बेसिक प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो यदि मैं बात करूं 4-5 प्रश्नों की,
कि हृदय के अध्ययन के बारे में सवाल पूछा जाता है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मेरे भाई कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। एक एक प्रश्न जो भी बताऊंगा वो आपके आर्मी में आने वाले प्रश्नों से कोरिलेटेड होंगे, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। दूसरी बात करें हृदय का डॉक्टर, ये तो हो गया आपका अध्ययन। हृदय का डॉक्टर क्या कहलाता है? तो डॉक्टर का नाम होता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट जिसको हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है बेटा। हृदय का वजन कितना होता है? तो वजन होता है बेटा लगभग 350 ग्राम। ये हमारा जो हृदय है ये विराजित कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? शरीर में कौन सी जगह रहता है? तो हमारा जो पसलियों का ये पिंजरा है जिसमें 12 पसलियां होती है, यानी 12 जोड़ी पसलियां होती है। लेफ्ट हैंड साइड की पसलियों के नीचे एक गुहा रहती है, जिस गुहा का नाम आपको याद रखना है। एक गुहा है जिस गुहा का नाम है बेटा मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम नामक गुहा में रहता है। ठीक है। वजन 350 ग्राम है। भाई हमारा जो ये हृदय है ये काम क्या करता होगा यहाँ पर? तो आप एक बात आपको बता देता हूं, ये हमेशा पंप करता रहता है, धड़कता रहता है। जब धड़केगा तब ये रक्त को बाहर निकालता रहेगा, यानी शरीर में मोटर की तरह काम करता है। जैसे जब तक मोटर चलती रहेगी तब तक पाइप में पानी आता रहेगा, उसी प्रकार से हमारा जो हृदय है ये धड़कता रहता है, तो हमारे रक्त का संचरण हमारी नलियों में होता रहता है। कार्य है रक्त का पंप करना, रक्त का पंप करना, पंप करना। ठीक है बेटा। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मेरे भाई 1 मिनट में धड़कता है ये 72 बार। कितनी बार? 72 बार। एक तो ये सवाल पूछता है कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। एक ये पूछ ले कि एक बार धड़कने में कितना समय लेता है, तो एक मिनट यानी 60 सेकंड में धड़कता है 72 बार। तो 72 में 60 का भाग दे दे, एक बार में धड़कने में 0.8 सेकंड लेता है मेरे। अब 0.8 सेकंड ये लेता है, इसकी भी कहानी बड़ी रोचक है कि एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड लेता है, लेकिन ये जब धड़कता है धड़ड़ 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 धड़ड़, जैसे पटरियां करती है ना, कभी अपन देखते हैं ट्रेन, धड़ड़ धड़ड़, इस प्रकार ये धड़ड़ धड़ड़ नहीं करता। इसकी जो आवाज होती है जब ये धड़कता है तो इसकी आवाज होती है लबडब 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 लबडब, ऐसे चलती रहती है। लब और डब दो आवाज निकलती है यदि आपका हृदय स्वस्थ है तो। यदि आपका हृदय अस्वस्थ है तो आवाज आएगी मुर 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 मुर। अरे मेरे भाई आपने डॉक्टर देखा है? डॉक्टर के गले में एक यंत्र पड़ा रहता है जिसको यूं कान में घुसेड़ के आपके छाती में लगा देता है हृदय के पास ही, और बोला ले सांस, पीछे मुड़, ले सांस। उस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र, हृदय की धड़कन को मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। और इस स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापी जाती है, और यही स्टेथोस्कोप बताता है कि भैया 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा, 72 बार, और एक बार धड़कने में कितना समय लेगा, 0.8 सेकेंड। अब भाई साहब डॉक्टर ने कान में लगा लिया, आपके छाती पे चिपका दिया, अब वो आवाज सुनता है। कैसी आवाज आ रही है? लबड़ब लबड़ब लबड़ब। इसका मतलब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। और आपकी आवाज आ रही है मुर मुर, इसका मतलब हृदय स्वस्थ है। तुरंत हृदय की जांच लेता। समझ गए आप? हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्टेथोस्कोप। भाई एक तो हृदय की धड़कन मापी जाती है, जब ये हृदय अपना रक्त पंप करता है तो रक्त जाता है नलियों में, तो नलियों में भी एक दबाव बनता है जिसको कहते हैं रक्त दाब। दोनों अलग अलग है, ध्यान से समझना। नलियों में जो दबाव बनेगा रक्त का उसको कहेंगे रक्त दाब। क्या कहेंगे बेटा? रक्त दाब। इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। क्या बोलते हैं? बीपी। तो जो बीपी का रेंज होता है वो होता है 120-80, यानी नीचे वाला और ऊपर वाला 80 और 120 होना चाहिए क्रम से। सिस्टोलिक और डायलिस्टिक 120 और 80 होना चाहिए। अब इसको जो मापने के लिए, दोनों अलग अलग चीज है,
हृदय की धड़कन को मापने के लिए कौन सा यंत्र आ गया था? स्टेथोस्कोप। और रक्त दाब यानी बीपी को मापने के लिए, बीपी से थोड़ी मापेगा, ले बोले ये कान में लगा करके यहां लगा देता हूं ना जी ना, यहां आपके एक चढ़ाएगा, उसको बांधेगा, फिर एक आएगी फुसुक फुसुक फुसुक, उससे पारे में हवा भरेगा। आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल, समझ आना मेरे भाई। तो उसको कहते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर। रक्त दाब को मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम होता है बेटा क्या? स्फिग्मोमेनोमीटर। और रक्त दाब जो होता है, बीपी जो होता है, उसकी सही रेंज है 120 से 80। यदि ये कम पड़ जाए जो तो लो बीपी का शिकार आदमी हो जाता है, और यदि ये ज्यादा बढ़ जाए तो हाई बीपी का शिकार आदमी हो जाता है। दोनों ही स्थितियां बहुत खतरनाक होती है। क्योंकि आप आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो आपका बीपी तो 100% मैं मान के चलता हूं 120-80 ही रहता है। ठीक है। एक आपकी हार्ट रेट रहती है, हृदय दर। और हृदय दर एथलीट जो बच्चे होते हैं उनकी लगभग 65 के लगभग चलती है, जो कि बहुत ही आइडियल हार्ट रेट है। कभी सवाल बनेगा तो ये बनेगा एक एथलीट व्यक्ति की हार्ट रेट कितनी होती है? तो 65, और 65 से 90 तक चले कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ माना जाता है। ठीक है बेटा। तो ये थी मानव हृदय के बारे में सामान्य जानकारी। अब अपन चलते हैं इस हृदय का पोस्टमार्टम यही करते हैं मेरे भाई। चलिए, हृदय की बात करें तो हृदय इस प्रकार जटिल संरचना है, और ये संरचना आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको अलग अलग पार्टों में बांटना है। एक एक पार्ट में मैं आपको इसको समझा देता हूं। हृदय का यदि आकार आपसे पूछ ले कि आकार कैसा होता है, तो आप तो हृदय ऐसे बनाते थे। बहुत हृदय बनाए तुमने ऐसे, और ऐसे हार्ट बना बना के भेजे भी है लोगों को, मेरे को सब पता है इस बात का। हृदय ऐसा नहीं होता है। और कई लोग तो इतने दीवाने होते हैं, तीर चला देते हैं, इसमें छेद कर देते हैं। भाई हार्ट में छेद हो जाएगा तो रक्त बाहर निकल जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, आप मर जाओगे, ऐसे छेद मत किया करो, है ना। ये हृदय की संरचना नहीं है मेरे भाई, ध्यान रख लेना। हृदय का जो आकार है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आकार कैसा होता है, तो इसका उत्तर पीपल के पत्ते के समान मत कर देना। इसका आकार होता है शंकु आकार। कैसा होता है बेटा? शंकु आकार। शंकु के आकार का होता है, या फिर बंद मुट्ठी के समान। कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान हृदय का आकार होता है। ऐसा जैसी बंद मुट्ठी होती है, इस प्रकार जैसा आप यह संरचनात्मक देख रहे हैं, ये आकार होता है बंद मुट्ठी के समान। हृदय की बात करें तो हृदय को मैं पढ़ने के हिसाब से 4 चीजों में बांटता हूं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे हृदय में कक्ष कितने होते हैं, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर हम इसमें पढ़ेंगे कपाट कौन कौन से होते हैं। कपाट जिनको हम क्या कहते हैं? बाल्व। बाल्व या कपाट एक ही बात है। ये कक्ष पढ़ लिए, ये बाल्व पढ़ लिए, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इसमें तीसरे नंबर पर इसमें नलियां या धमनी या सिरा क्या चीज लगी होती है और कौन कौन सी होती है, यानी कि इसमें कौन कौन सी नलियां कलेक्ट होती हैं। और इसके बाद में चौथे नंबर पर पढ़ेंगे, इसमें हम अन्य चीज जो हमें पढ़नी है, ऐसे नोड और एबी नोड के बारे में। एबी नोड के बारे में, ऐसे नोड और एबी नोड के बारे में। चलिए एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं, थोड़ा सा मेरी तरफ देखिएगा। मैं आपकी भावनाओं को ध्यान में रखने वाला अध्यापक हूं। आप हार्ट यो मान करके चलना कि भाई ऐसा ही होता है, हमें केवल समझना है। आकार पूछे तो लिख देना शंकु आकार। सबसे पहले मैं बात करता हूं कक्ष की। हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मैं बात कर रहा हूं बेटा कक्ष की। तो आपको याद रखना है कि हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कमरे। कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3 और कमरा नंबर, कितने कमरे होते हैं भैया? 4। डायरेक्ट सवाल पूछता है कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। और सबसे ज्यादा कक्ष कॉकरोच के होते हैं 13। ये भी याद रख लेना, कॉकरोच का जो हार्ट होता है उसमें 13 चैम्बर होते हैं। चलिए, बायां भाग और दायां भाग उल्टा चलता है। यहां पर आपको लग रहा है कि दायां है, लेकिन ये होता है बायां भाग। कौन सा भाग? बायां भाग। ये होता है बेटा दायां भाग। कौन सा भाग? दायां भाग। ऊपर वाले भाग को कहते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। तो ये पहला नंबर का हो गया दायां बायां आलिंद, और ये हो गया बेटा दायां आलिंद दूसरे नंबर। नीचे वाले भाग को कहते हैं निलय। क्या कहते हैं? निलय। तो ये मेरे भाई बायां निलय चौथे नंबर का, और ये दायां निलय तीसरे नंबर। 4 कक्ष याद हो गए। सबसे पहले बायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय,
ये हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। बात समझ में आ गई? चल, ऊपर वाले भाग आलिंद हैं, नीचे वाले भाग निले हैं। कक्ष कितने होते हैं? 4। सबसे बड़ा कक्ष कौन सा होता है? सबसे बड़ा कक्ष पूछ ले तो भैया हमारा बायां निलय जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इसमें महाधमनी जुड़ी रहती है। थोड़ा आगे मैं बताऊं। और सबसे छोटा कक्ष कौन सा होता है? तो भैया बायां आलिंद होता है। ठीक है, छोटा और बड़ा भी आपको पता लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्ष हमारे संपूर्ण हो गए। कक्ष कितने होते हैं और कैसे होते हैं देख लिया। अब दोबारा एक बार चित्र बनाता हूं। ये हमारा चित्र था, और इस चित्र में हम अब की बार क्या देखेंगे कि भैया इसमें कौन कौन से वाल्व होते हैं। तो वाल्व आप ध्यान से समझना, वही 4 कमरे बना लेना। ये लो भैया, ये वाला भाग हमारा कौन सा था? दाया। और ये वाला भाग कौन सा था? बाया। नाम बोलो देखो एक बार। इसका नाम बाया आलिंद, इसका नाम दाया आलिंद, इसका नाम दाया निलय, इसका नाम बाया निलय। याद है ना? यहां पर इस प्रकार से 3 ढक्कन होते हैं। इसको बोलते हैं त्रिवलनी कपाट। क्या नाम होता है इसका? त्रिवलनी कपाट। ध्यान रखना, त्रिवलनी कपाट। यदि यहां से आगे चले हम तो यहां पर होते हैं मेरे भाई 2 कपाट। इसको बोलते हैं द्विवलनी कपाट। यहां पर होता है मेरे भाई 1 कपाट। इसको बोलते हैं आयोटिक कपाट। और यहां पर आधे चांद जैसा कपाट होता है, इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार सपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। डायरेक्ट सवाल पूछता है कि बायां आलिंद में कौन सा कपाट पाया जाता है? द्विवलनी। बाएं निलय में कौन सा पाया जाता है? आयोटिक। दाएं आलिंद में कौन सा पाया जाता है? त्रिवलनी। और दाएं निलय में कौन सा पाया जाता है? अर्धचंद्राकार। चारों कपाटों के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। आप वीडियो को पॉज करें, जूम करें, पीछे करके देखें, आगे करके देखें, लेकिन इस बात को समझ के आगे बढ़ना। ध्यान रखें। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलो, ये आपको मैंने बाल बता दिए और कपाट बता दिए, कक्ष बता दिए। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरे नंबर पर। ये दोबारा से एक चित्र बना देता हूं आपको। ये लीजिए भैया, ध्यान देना दोबारा से। ये वाला भाग दाया, दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। त्रिवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट, आयोटिक कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। लेकिन अब की बार हम पढ़ेंगे नलियां। क्या पढ़ेंगे भैया? नलियां। तो मेरे भाई ध्यान रखना, सबसे पहले शरीर के अंदर से अशुद्ध रक्त को लाने का काम इस वाले पोर्शन में पूरे में अशुद्ध रक्त रहेगा। ये तो पहली बात, तो ये ध्यान रखना। और इस वाले पोर्शन में शुद्ध रक्त रहेगा। कौन सा रहेगा भैया? शुद्ध रक्त रहेगा। ये वाला भाग कौन सा था बताओ मुझे? बायां। तो बाएं भाग में कौन सा रक्त रहता है? शुद्ध। नोट कर लेना, हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है? बाएं भाग में। कौन से भाग में अशुद्ध पाया जाता है? दाएं भाग में। चलिए भाई, यहां देखिए। अब यहां पर इस प्रकार से ये एक बल्ब लगा रहता है। यहां पर सबसे पहले अशुद्ध रक्त यहां पर आता है, और इसका नाम होता है महाशिरा। और आपको मैंने बता रखा है, शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त होता है। पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त ला करके शरीर से और सबसे पहले यहां पर डलता है। यह है आपका दाया आलिंद। अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहां करता है? दाया आलिंद। कौन ला करके गिराती है? महाशिरा। यहां हार्ट से ऊपर ये दो नलियां हैं। ऊपर वाली को ऊपरी महाशिरा, नीचे वाली को निम्न महाशिरा बोला जाता है। ये नीचे का अशुद्ध रक्त लाती है, ये ऊपर का अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त ला करके कहां डाल दिया? यहां पर मैंने आपको बताया था 3 ढक्कन है। जैसे ये भरेगा, ये तीनों ढक्कन खुलेंगे, अशुद्ध रक्त आ जाएगा नीचे। और यहां पर मैंने ऐसे अर्धचंद्राकार कपाट बना, यहां से जुड़ी रहती है एक और, ये तो सिरा थी, यहां से धमनी जुड़ी रहती है। कौन सी? धमनी। और मैंने आपको कहा था कि धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है लाल कलर की, लेकिन ये अपवाद है, एकमात्र अपवाद है। वह कौन सी धमनी है? धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन वह कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है? तो भाई साहब, इस धमनी का नाम होता है फुफ्फुसीय धमनी। क्या नाम होता है? फुफ्फुसीय। यानी कि ये यहां से सीधे रक्त को लेकर के जाती है फुफ्फुस यानी फेफड़ों के पास में। यहां से इसने अशुद्ध रक्त लिया और ये चल पड़ी मेरे भाई ऐसे लेकर के गाड़ी। यहां पर थे हमारे फेफड़े। क्या थे बेटा?
फेफड़े। और ये फेफड़ों ने क्या किया, इसके कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया और ऑक्सीजन घोल दिया। अब रक्त कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। सबसे पहले अशुद्ध आया महाशिरा से, कहां गिरा, दाएं आलिंद में, त्रिबलनी कपाट खुला, नीचे आया, नीचे आया कहां पर, दाएं निले में। दाएं निले में कौन जुड़ी हुई थी, फुफ्फुसीय धमनी। एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त लेकर के जाती है, अपवाद में चलती है, धमनियों में शुद्ध होता है, एकमात्र धमनी है, कौन सी, फुफ्फुसीय। अंग्रेजी में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी अपना रक्त लेकर कहां जाती है, फेफड़ों के पास में। फेफड़े इसको कर देते हैं शुद्ध, और यहां से जुड़ जाती है मेरे भाई एक सिरा, और सिरा में रहता है वैसे कौन सा रक्त, अशुद्ध। लेकिन यहां भी अपवाद है, इसमें शुद्ध, क्योंकि यहां शुद्ध कर दिया। यह है पल्मोनरी सिरा। अरे भाई अपवाद जब भी पूछेगा तो उसके आगे पल्मोनरी जोड़ देना, जो फेफड़ों से आई है। धमनी में कौन सा रक्त, आप कहोगे गुरुजी शुद्ध, लेकिन पूछ ले कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त, तो पल्मोनरी या फुफ्फुसीय धमनी में। सिरा में कौन सा रक्त होता है, वैसे सिरा नीले कलर की होती है, अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन कौन सी सिरा जिसमें शुद्ध रक्त, तो पल्मोनरी या फुफ्फुसीय सिरा। यहां से शुद्ध रक्त लेकर के चली गई और यहां ला करके इसने बाएं आलिंद में इसको डाल दिया। यहां जो कपाट था दो ढक्कन वाला जिसको द्विबल्ली खोल रहे थे, वो खुल गया, ये बढ़ते ही खुलेगा, और खुलने के बाद में ये रक्त आ जाएगा नीचे। यहां जुड़ते ही रक्त शुद्ध था, अब भी रक्त शुद्ध है। और ये शुद्ध रक्त मेरे भाई यहां से आयोटिक कपाट, जिससे एक धमनी जुड़ी रहती है जिसका नाम है महाधमनी। क्या नाम है बेटा, महाधमनी। महाधमनी इस शुद्ध रक्त को जहां जहां से महाशिरा अशुद्ध रक्त लाई थी उस अंग तक शुद्ध रक्त पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, महाधमनी। एक बात और याद रख लेना, ये तो मैंने पूरी क्रियाकलाप बता दिया किस प्रकार रक्त आता जाता है। ये जो बीच में ये होती है, ये लाइन बीच में मांसपेशी होती है। हृदय को चार कक्षों में बांटने वाली मांसपेशी का नाम क्या है मेरे भाई, तो उसका नाम है रेप्टम मांसपेशी। क्या नाम है, रे आधा पे टे में, रेप्टम मांसपेशी है। ये वही मांसपेशी है जिसमें छेद हो जाता है यहां पर, तो बच्चों के दिल में छेद की बीमारी हो जाती है मेरे भाई। इधर का अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त मिश्रित हो जाता है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। इस रेप्टम मांसपेशी के कारण, इसमें छेद के कारण बच्चों को यह बीमारी होती है, जिसका नाम होता है, बीमारी का नाम फोसा ओवेलिस साइंटिफिक नेम है। तो ये शुद्ध और अशुद्ध, डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ ऑपरेट करके इसको बंद कर देते हैं, और तब वो शुद्ध शुद्ध की जगह आता है, अशुद्ध अशुद्ध की जगह आता है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक की कहानियां आपके समझ में आ गई होंगी। लास्ट और एक और हमारी बात है, एक बार और चित्र को मैं बना देता हूं। ये हमारा हार्ट था, हार्ट में कितने चैम्बर थे, चार, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, त्रिबलनी कपाट, द्विबलनी कपाट, आयोटिक कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। यहां जुड़ रही थी महाशिरा, महाशिरा से रक्त आया, यहां पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त लेकर के जा रही है फेफड़ों के पास, फेफड़ों से कौन सी सिरा, पल्मोनरी सिरा, जिसको फुफ्फुसीय सिरा, वो यहां आ गई थी, और यहां से जैसे ही नीचे आया तो महाधमनी रक्त को लेकर के चली गई। ठीक है, अब मैं एक नई चीज आपको यहां पर बता रहा हूं। ये हार्ट धड़कता है, मैंने कहा ये मोटर की तरह काम करता है, और मोटर को चालू होने के लिए बिजली की जरूरत होती है। तो इसी प्रकार हमारे हार्ट को धड़कने के लिए भी विद्युत स्पंदन की आवश्यकता होती है। तो यहां पर एक चीज होती है, यहां पर इसको कहते हैं एस ए नोड। क्या कहते हैं, एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। ये हृदय को धड़कने के लिए विद्युत उत्पन्न करता है। तो हृदय को धड़कने के लिए विद्युत उत्पन्न कौन करता है, सवाल पूछा गया है, एस ए नोड। यदि ये खराब हो जाए तो इसको विद्युत नहीं मिलेगा, अटैक आ जाएगा, आदमी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां से विद्युत सीधी जाती है इसमें, इसको कहते हैं एबी नोड, एबी नोड, एट्रियोवेंट्रिकल नोड। और यहां से इस प्रकार तंतु रहते हैं जिनको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर, उसमें ये विद्युत स्पंदन जाता है जिससे पूरा हृदय धड़कता है। यदि ये ऐसे नोड खराब हो जाए तो हृदय धड़कना बंद कर देता है। इसके लिए आजकल बहुत सारे लोगों की ऐसे नोड खराब हो जाती है, तो आजकल कृत्रिम पेसमेकर बना दिया गया है। कृत्रिम पेसमेकर, एक सवाल पूछा गया था कि पेसमेकर का संबंध है हृदय की धड़कन के लिए विद्युत उत्पन्न करना, इसका काम है, ध्यान रख लेना। और इस कृत्रिम पेसमेकर का आविष्कार किया था विल्सन ग्रेट वेच ने, विल्सन
ग्रेट बेस ने किया था मेरे भाई, ये भी याद रख। हृदय को धड़कने के लिए यहां पर क्या था, ऐसे नोड, ये हमारे हार्ट के द्वारा दिया गया पेसमेकर है, ये खराब हो जाए तो कृत्रिम पेसमेकर की जरूरत पड़ेगी, और कृत्रिम पेसमेकर डॉक्टरों द्वारा लगाया जाता है, एक मशीन होती है, और इसका निर्माण किसने किया था बेटा, विल्सन ग्रेट बेस ने किया। उम्मीद है हृदय के बारे में लगभग जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और डिटेल में आप जानकारी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जितना भी टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो, तो आप हमारे ऑफलाइन बैच में जरूर जुड़े। देखिए कुछ सवाल मैंने यहाँ पर लिए हैं, आप मुझे पता है, उम्मीद है फटाफट बता दोगे। अभी जो पढ़ाया उसी में से रिलेटेड है। बताइए मेरे भाई, मानव के हृदय में कुल कितने कक्ष यानी कमरे होते हैं? अरे ऐसा चित्र बनाया था कि नहीं बनाया था? कितने कमरे बनाए थे अपन? 4। वेरी गुड, क्या आंसर आएगा? सी। शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में किस भाग से प्रवेश करता है? शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त, तो भैया सबसे पहले तो अशुद्ध रक्त आता था पहले कोठे में, यहां से यहां आता था, यहां से पल्मोनरी सिरा जो फेफड़ों तक ले जाती थी, सॉरी पल्मोनरी धमनी, और फेफड़े शुद्ध करके यहां लाते। तो ये कौन से भाग में आएगा भैया? बाया भाग, इधर वाला भाग बाया है, और बाया ऊपर का भाग है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बाया आलिंद। बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको प्रश्न कतई गड़बड़ नहीं करेगा। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपका ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होगा बेटा? हीमोग्लोबिन के ऊपर। मैंने बताया था आरबीसी का जो आकार है ये उभयावतल होता है, इसके ऊपर हीमोग्लोबिन चिपका रहता है, और हीमोग्लोबिन अपनी पीठ पर ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, तो आरबीसी का कार्य हो गया ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक बात और बताई थी, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करता है मेरे बाबू? 4 अणुओं का। वेरी गुड। शरीर के ऊतकों से अपशिष्ट पदार्थों को वापस हृदय तक लाने वाली रक्त वाहिनियां कौन सी हैं? कौन से अपशिष्ट पदार्थ? अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है अशुद्ध खून। कौन लाएगा भैया? ये नीला वाला कि लाल वाला? आप कहोगे नीला वाला, आंसर क्या आ जाएगा? सिराएं। अपशिष्ट को कौन लाएगी? सिराएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धमनी की तुलना में सिरा की दीवारें क्यों पतली होती है? ये सिरा की दीवारें मोटी होती है और इसकी धमनी की पतली होती है। क्यों होती है भैया? क्योंकि रक्तचाप अधिक होता है, रक्तचाप कम होता है, ऑक्सीजन अधिक होती है, बॉल्ब नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं मेरे भाई? इसमें बॉल्ब पाए जाते हैं, इसमें तो बॉल्ब है, देखो इसमें बॉल्ब नहीं पाए जाते हैं, इसलिए धमनी की तुलना में सिरा की जो दीवारें हैं वो क्या होती है बेटा? पतली होती है। नेक्स्ट चलते हैं। हृदय की धड़कन सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है? हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मैंने बताया था 72 बार, तो यहां आ जाएगा 70 से 90, यानी कि टोटल एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो कितना? 72 बार। एक बार धड़कने में कितना समय लेता है? तो 0.8 सेकेंड। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। फुफ्फुसीय सिरा, पल्मोनरी सिरा क्या लेकर के आती है? तो मुझे एक बात बताओ, चित्र दोबारा से देखो दिमाग में, यही चित्र था, 4 कक्ष थे, ये यहां थी महासिरा, ठीक है, यहां थी धमनी, पल्मोनरी धमनी, ये फेफड़ों पर ले जा रही थी सीधा यहां फेफड़ों से, और यहां से यहां तक जुड़ रही थी क्या? क्या जुड़ रही थी बेटा? पल्मोनरी, फुफ्फुसीय सिरा। अपवाद था, सिराओं में अशुद्ध रक्त रहता है, लेकिन फुफ्फुसीय सिरा फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर के बाएं आलिंद तक जाती है। तो भैया फुफ्फुसीय सिरा क्या लेकर के आती है? आपका शुद्ध रक्त लेकर आती है, अशुद्ध नहीं। ऑक्सीजन रहित ना, ऑक्सीजन रहित तो अशुद्ध होगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, अरे ये भी अशुद्ध होगा, आंसर क्या आएगा? शुद्ध रक्त। रक्त का थक्का बनाने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो मेरे भाई प्लेटलेट्स की होती है। किसकी होती है? प्लेटलेट्स का कार्य है ही रक्त का थक्का जमाना है। चलें आगे। किस रक्त वाहिका में ऑक्सीजन युक्त रक्त, किस रक्त वाहिका में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाया जाता है? हृदय से शरीर के सभी जगह तक शुद्ध रक्त लेकर के जाती है महाधमनी, जो कहां जुड़ी होती है बेटा? नीचे। जैसे देखो ये कक्ष मैंने बताया था, इसके 4 भाग, यहां पर एक कपाट था जिसका नाम था आयोटिक कपाट, और यहां जुड़ी हुई थी महाधमनी, क्योंकि यहां अशुद्ध अशुद्ध यहां से जाता था फेफड़े में, फेफड़ा शुद्ध करता था, फिर यहां आता था, फिर यहां आता था, और यहां से पूरी बॉडी में जाता है, तो यहां जुड़ी रहती है महाधमनी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अरोटा। किस रक्त वाहिका में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाया जाता है? तो भैया धमनी है, और धमनी का नाम भी पूछ ले तो महाधमनी। महाधमनी। हृदय की धड़कन को गति
धड़कनों की गति को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कृत्रिम पेसमेकर कौन सा भाग है? तो मैंने कहा भैया जी यहां रखा रहता है ये। अब ये भाग बताओ मेरा भैया, ऐसे नोड, एबी नोड, हिंज बंडल और परकिंजे तंतु। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? ये कृत्रिम पेसमेकर है। ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड, यहां से आपका विद्युत जाता है एबी नोड में और एबी नोड से विद्युत जाता है परकिंजे फाइबर में। ठीक है, ऐसे नोड यदि खराब हो जाती है तो इसकी जगह कृत्रिम पेसमेकर का इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने आपको यह भी बताया था विश्व का पहला कृत्रिम पेसमेकर विल्सन ग्रेट बेंच ने बनाया। ठीक है, रक्त समूह एबीओ को निर्धारित करने के लिए कौन सा पदार्थ लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है? तो बताओ, एंटीजन या एंटीबॉडी? इसमें देखा दे रखा है हीमोग्लोबिन, एंटीजन, प्लेटलेट्स, फाइब्रोनोजन। तो क्या पाया जाता है बेटा? एंटीजन। आरबीसी की सतह पर एंटीजन होता है जिससे रक्त समूह का निर्धारण होता है। जिसकी आरबीसी पर एंटीजन ए, उसका ब्लड ग्रुप ए, जिसकी आरबीसी पर एंटीजन बी, जिसका ब्लड ग्रुप बी, जिसकी आरबीसी पर एंटीजन ए और बी, उसका ब्लड ग्रुप ए बी, और जिसकी आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो आरबीसी की सतह पर क्या होता है बेटा? एंटीजन, और इससे क्या होता है? ब्लड का निर्धारण होता है। यदि किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से बहुत कम हो जाए तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? रक्त का थक्का बंधने में बाधा आ जाएगी, उसके शरीर से रक्त बाहर निकल जाएगा और आदमी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक की कहानी आपको उम्मीद है पूरी समझ में आ रही होगी। लाल रक्त कोशिका खाली स्थान उपस्थित होती है, कहां चला गया भाई? ये तो पढ़ा दिया ना सब, ये वाला। लाल रक्त कोशिका खाली स्थान उपस्थित होती है आरबीसी, प्लाज्मा में। अरे मेरे भाई प्लाज्मा तो बिल्कुल निर्जीव भाग है, अलग है। अस्थि मज्जा में, त्वचा में या ग्रंथियों में? तो आरबीसी का निर्माण ही कहां होता है? अस्थि मज्जा में, जिसको अंग्रेजी में बोन मेरो कहते हैं। हृदय धातु का क्या कारण है? हृदय धातु, भैया हृदय में कौन सी धातु आ गई? हृदय धातु तो नहीं, ये धातु शब्द गलत लिखी है, हृदय धातु ना, ये सवाल ही गलत कर दिया। हृदय को एक बार धड़कने के में कितना समय लगता है? एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड, बिल्कुल मैंने इंडिकेट करके बताया आपको। 1 मिनट में 72 बार और एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड। नाड़ी दर का पता किस धमनी से चलता है? तो मैंने कहा भैया जी बीपी का पता यदि अपन को चलाना है तो ब्रोकियल से चलेगा, लेकिन नाड़ी की दर यहां जो डॉक्टर मापते थे वो रेडियल धमनी से नापते हैं। दो धमनियां होती है यहाँ पर, एक रेडियल होती है, एक ब्रोकियल होती है। ब्रोकियल में तो बीपी नापा जाता है और रेडियल में नाड़ी की दर मापी जाती है। तो ये सवाल कुछ थे और मैंने आपके सामने लिए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके की शानदार वीडियो देखने के लिए, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।